एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आप सभी लोग यदि मुझे सुन पा रहे हो तो कमेंट में यस लिखें। क्या आप तक मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो एंड वेलकम टू द रवि मिश्रा शो। क्या बात है, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो सभी लोग खुश रहें और थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाएं। मैं कुछ बातें आपको समझा दूं, फिर लिखवाना स्टार्ट करूंगा। शिवम ने लिखा हुआ है, सर आपने मंदिर वास्तुकला का 3 प्रकार बताया है, पर पुस्तक में 7 प्रकार लिखा हुआ है। बेटा, मैंने मंदिर निर्माण की 3 शैली बताई है, समझ रहे हैं? 3 शैली बताई है। अब उसकी बारीकियां देखते जाएंगे तो फिर उसके कई भाग होंगे। आप ध्यान से पढ़िए कि पुस्तक में सिर्फ हेडलाइन मत देखिए, देखिए क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। साउंड क्लियर नहीं है? अभी क्लियर है? क्लासिकल युग कहा जाता है जब साहित्य और कला विकास के उस स्तर को प्राप्त कर ले जहां से वह आने वाली पीढ़ियों के लिए साहित्य और कला के मामले में मानदंड निर्धारित करे। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्चता को प्राप्त कर ले। जब कला और साहित्य विकास की सर्वोच्चता को प्राप्त कर ले, एकदम टॉप पर चली जाए, तो फिर कहेंगे ये क्लासिकल युग था। ये कला का क्लासिकल युग था, ये साहित्य का क्लासिकल युग था। आप लोग स्वयं विचार करके देखिए ना, हड़प्पा, ये गुप्त काल में जिस प्रकार की मूर्तियां बनी, अभी तो मैं और बहुत कुछ समझाने वाला हूं, फिर आप लोग समझ जाएंगे, फिर आप लोग समझ जाएंगे। अभी आज का मेरा जो है लेक्चर सुनिए, फिर बहुत कुछ समझ जाएंगे। शिवम बेटा, पंचायतन के विषय में भी बताऊंगा। मैंने कहा था धैर्य रखिए, अभी पाठ्यक्रम बचा हुआ है, अभी मैंने पाठ्यक्रम कंप्लीट नहीं किया, तो बहुत कुछ बताना शेष है, बट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एक साथ आपको बहुत कुछ नहीं बता सकता। पाठ्यक्रम जो है, देखो बेटा, हम लोग प्लान करके पढ़ाते हैं, है ना? कैसे आपको पूरा पाठ्यक्रम समझाना है, एक एक टॉपिक किस क्रम में समझाना है, कब आपको क्या बताना है, कब आप क्या बात समझने के लिए बेहतर होंगे या कब कौन सी बात समझ पाएंगे, ये सब टीचर प्लान करके समझाता है। तो आप लोग धैर्य रखें, मैं बता दूंगा। यहां पर क्या है, ब्राइटनेस ज्यादा है, अब अभी तो कुछ कर भी नहीं सकता, ऐसे ही सुनिए और देखिए। बेटा प्रीति, मैंने कहा है कि मंदिर निर्माण के मामले में इसे क्लासिकल युग नहीं कहेंगे। मुझे लगता है आप लोग नोट्स दोबारा नहीं पढ़ते, या देखिए कहीं मैंने तो कुछ कंफ्यूजन में नहीं डाला आपको। मैंने लिखवाया होगा कि मंदिर निर्माण कला के मामले में गुप्त काल क्लासिकल युग नहीं था। मंदिर निर्माण आरंभ हुआ, लेकिन क्लासिकल युग तक पहुंचेगा ये राजपूत काल में। आगे जब राजपूत काल में अच्छे अच्छे मंदिर बनेंगे, बहुत से मंदिर बनेंगे, तो वो मंदिर निर्माण कला का क्लासिकल युग होगा। गुप्त काल मूर्ति कला का, चित्र कला का, साहित्य का क्लासिकल युग है। यही बताया था ना मैंने, यही पढ़ाया था ना। आनंद लिख रहे हैं, सर ऑप्शनल की तरह पढ़ा देना गुरुजी। बेटा ये क्योंकि आप जीएस पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल नहीं, तो इसमें तो जीएस की तरह ही पढ़ाऊंगा, जैसी डिमांड है कमीशन की। ऑप्शनल में बहुत डीप में जाकर पढ़ाना पड़ता है। हाँ, मंदिर गुप्त काल में निर्मित होने शुरू हुए, किंतु क्लासिकल युग में ये आगे पहुंचेंगे। वेसर भी बताऊंगा। रूपेश जी, आप लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या कोई विशेष कारण है? इतनी जल्दबाजी करने का कारण क्या है? थोड़ा सा रुक जाइए, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझिए, बता दूंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। नहीं मोहित जी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मौर्योत्तर काल में ही विष्णु भगवान का अस्तित्व मिलता है।
तो उनसे पहले नहीं थे क्या? बेटा मैंने चर्चा की है, भगवान विष्णु की चर्चा तो ऋग्वेद में भी है, ऋग्वेद में भगवान विष्णु की चर्चा है, तो वो तो बहुत पहले से हैं। हाँ बिल्कुल दीपक जी, ये तो है। आंसू बेटा खुश रहिए। हाँ, कला के विकास की दृष्टि से इस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है, लेकिन मैंने आगे स्पष्ट कर दिया था कि मंदिर निर्माण कला के मामले में नहीं, बाकी ये मूर्ति कला और चित्रकला, साहित्य कला, इन सब के मामले में। पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि कला के विकास की दृष्टि से इस काल को क्लासिकल युग कहा जाता है, नो डाउट ऐसा कहा जाता है। पर उसमें आप लोगों को एक बात यह भी ध्यान रखनी होगी कि मंदिर निर्माण कला की दृष्टि से नहीं। चलिए, आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं अभी, और मैं अगर ऐसे डाउट लेता रहा स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ आप नहीं समझ पाएंगे। वसु बेटा खुश रहिए, सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें। तो अब यहां पर ध्यान से आप मेरी बात सुनिए। आप माइक चेंज करने की वजह से आवाज में प्रॉब्लम है क्या? ज्यादा समस्या हो रही है क्या? आप लोग मुझे स्पष्ट रूप से सुन नहीं पा रहे हैं क्या? आप सभी मुझे स्पष्ट रूप से सुन नहीं पा रहे हैं? ठीक है, सभी लोग सुन पा रहे हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। बच्चों, हुआ क्या कि हुआ ये कि मूर्तिकला के बाद मैं बात करने वाला हूं चित्रकला की। मैंने आप सभी लोगों को अजंता की गुफाओं के बारे में बताया था, और यह चर्चा मैंने की थी सातवाहन काल में। तो ये जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं, ये जो अजंता की गुफाएं हैं, इनका संबंध कई काल से रहा है। मतलब कई काल के चित्र अजंता की गुफाओं में मिलते हैं, जैसे कि सातवाहन वंश के चित्र, जैसे कि सातवाहन वंश के, बच्चों गुप्त वंश के भी चित्र, गुप्त वंश के चित्र। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एक समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वाकाटक परिवार में, वाकाटक वंश में, महाराष्ट्र में अपनी पुत्री की शादी की थी, और उसके बाद उन्होंने उस शासक या उन शकों का समूल विनाश किया जो ध्रुव स्वामी की मांग कर रहे थे रामगुप्त से कि अपनी पत्नी को दे दो, हम चले जाते हैं। शकों का समूल नाश किया। तो ये महाराष्ट्र में वाकाटक वंश है। अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में, तो वाकाटक वंश से संबंधित चित्र भी अजंता की गुफाओं में हैं। ध्यान रखिएगा, वाकाटक वंश। इसके अलावा बच्चों चालुक्य वंश, चालुक्य वंश, इसका भी साक्ष्य आप बाद में देखेंगे, है ना। तो चालुक्य वंश जो है, ये साउथ इंडिया का चालुक्य वंश, इसके इन लोगों द्वारा, चालुक्य वंश के लोगों के समय में अजंता में चित्र बनाए गए। तो ये 4 राजवंश हैं जिनका संबंध अजंता की गुफाओं से है। उसमें भी ये जो अजंता की गुफाएं हैं, इसमें 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर, 16वीं, 17वीं और 19वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है। गुप्त काल से बच्चों, मैंने कहा था कि चित्रकला का बहुत विकास होगा, तो इस काल में ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे कि यदि आप उनको देखेंगे तो लगेगा ये जीवंत चित्र हैं। बच्चों, गुप्त काल में ऐसे ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं जिसमें विरह वेदना को दिखाया गया है, लोगों के दुख को प्रकट किया गया है। जैसे 16वीं गुफा है, 16वीं गुफा, और 16वीं गुफा में एक मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है। और मरणासन्न राजकुमारी यानी कि जो मरने वाली है, अच्छा माइक थोड़ा सा और दूर कर लेता हूं मैं, तो जो राजकुमारी हैं उनकी मृत्यु होने वाली है, और उनके परिवार के लोग चारों तरफ राजकुमारी को घेर करके खड़े हैं और सभी बहुत दुखी हैं। अब आप सोच करके देखिए कि चित्रों में भाव व्यक्त किए जा रहे हैं, यह आसान नहीं होता। चित्रों में भाव व्यक्त किए जा रहे हैं, यह कार्य आसान नहीं होता।
बच्चों, इसी 16वीं गुफा में बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र है। महाभिनिष्क्रमण, भगवान बुद्ध जब घर छोड़ करके जंगल में गए ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 16वीं गुफा में बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र दिखाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुप्त काल में तो ब्राह्मण पंथ का सर्वाधिक विकास हुआ, संस्कृत साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ, क्योंकि ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ रहा था। तो फिर ये बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र क्यों? क्योंकि अजंता की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आज की तरह की स्थिति नहीं थी कि कहीं पर भी आप कोई कार्य करो, दिन रात में करो। रात में अगर लाइट चली जाती है या दिन में लाइट नहीं रहती है तो आप जनरेटर चला लो, कोई और बंदोबस्त कर लो। उस समय लाइट की सुविधा नहीं होती थी। गुफाओं में घुस करके चित्र बनाए गए थे, तो गुफाओं में प्रकाश नहीं होता था बेटा। मसाले जला जला करके लोगों ने दिन रात एक करके ये चित्र बनाए हैं। और यदि नहीं बनाए होते तो उस काल के लोगों के विचार व्यवहार को हम लोग कैसे समझ पाते। गजब के चित्र अंधेरी गुफाओं में लंबे समय तक कार्य करके बनाए गए और बहुत से चित्र बनाए गए। बच्चों, ये जो 17वीं गुफा है अजंता की, 17वीं गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। चित्रशाला, बहुत से चित्र बनाए गए। चित्रशाला, यहां पर बहुत से चित्र बने हुए हैं और अजंता की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र या तो बुद्ध के हैं या बोधिसत्व के हैं। भगवान बुद्ध की राह पर जो निकल जाए, लोगों का भला करे, उसे बोधिसत्व कहते थे। और जो परम ज्ञान को प्राप्त कर ले, निर्वाण को प्राप्त कर ले, वो बुद्ध होता था। तो हर कोई बुद्ध नहीं बन सकता, पर बन भी सकता है, प्रयास करना पड़ेगा। जो बुद्ध के मार्ग पर निकल जाए वो बोधिसत्व है। और बुद्ध तो बुद्ध थे ही। बुद्ध और बोधिसत्व के बहुत से चित्र अजंता की गुफाओं पर बनाए गए हैं। बच्चों, ये जो 17वीं गुफा आप देख रहे हैं, इस गुफा में भगवान बुद्ध को हंस से बात करते हुए दिखाया गया है और बड़ा खूबसूरत चित्र है। मैं बहुत सारे चित्र तो यहां लेकर के नहीं आ पाया। आपका इंटरेस्ट हो तो नेट पर सर्च करके जरूर देखना। इस गुफा में माता और शिशु का चित्र बनाया गया है। इसी गुफा में यह चित्र बना हुआ है कि भगवान बुद्ध की पत्नी अपने बेटे राहुल को भगवान बुद्ध को सौंप रही हैं। वैसे कहा यह भी जाता है कि जब भगवान बुद्ध पत्नी को छोड़ करके जंगल में चले गए और बहुत वर्ष बाद आए तो उनकी पत्नी उनसे मिली और पत्नी ने इमोशनली कहा भगवान बुद्ध से कि एक बात बताइए, मेरा क्या दोष था जो आप मुझे बिना बताए छोड़ के चले गए? इस बच्चे का क्या दोष था जिससे आपने बच्चे का पिता इससे छीन लिया? लेकिन जो बुद्धत्व को प्राप्त कर चुका हो, सुख दुख हर्ष विषाद से परे होता है, वो समभाव होता है। भगवान बुद्ध एकदम शांति के साथ जवाब दिए कि हे देवी, जो आपको छोड़ करके गया था उसका नाम सिद्धार्थ था, जो इस बच्चे का बाप था उसका भी नाम सिद्धार्थ था। मैं बुद्ध हूं। मतलब पुरानी पहचान ही दिल दिमाग से मिटा बैठे थे। पत्नी भी समझ गई कि कुछ होने वाला नहीं है, ये तो यहां तो जवान व्यक्ति तो सब बदल चुका है। फाइनली ये हुआ कि बच्चे को सौंप दिया बुद्ध के हाथ में। उसका चित्र यहां पर बना हुआ है। ऐसे में यहां पर यानी 17वीं गुफा में ऐसे बहुत से चित्र बनाए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा 19वीं गुफा का भी संबंध जो है बौद्ध ये गुप्त काल से ही, तो ये सारे चित्र गुप्त काल में बने हुए हैं। सीधा सा अर्थ है कि भले ही ब्राह्मण पंथ का प्रभाव बढ़ रहा था। देखो बेटा, एक दो अपवाद है मात्र। जब किसी ब्राह्मण शासक ने किसी अन्य धर्म के लोगों को मारा हो या लोगों को टार्चर किया हो,
जो सनातन धर्म था, जो ब्राह्मण पंथ था भारत में, इस सभी धर्म के लोगों के प्रति अच्छा भाव रखता था। इसका ऐसा नजरिया नहीं था, ये तरीका नहीं था कि अपने धर्म का जोर जबरदस्ती से प्रचार प्रसार करो। ऐसा होता तो विश्व के बड़े क्षेत्र में यही धर्म फैला होता, और फैला ही था एक समय। बताओ, इराक ईरान तक से हड़प्पा काल में भारत में आपने देखा बैल की पूजा होती थी, वृक्ष की पूजा होती थी। हड़प्पा काल में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इराक साइड, वहां पर भी ऐसे ही साक्ष्य मिले हैं। बैल की पूजा हो रही है, वृक्ष की पूजा हो रही है। बहुत बाद में जब इस्लाम धर्म आया, तो इस्लाम धर्म जब आया तब भी वहां के लोग मूर्ति पूजा करते थे, और इस्लाम धर्म मूर्ति पूजा को नहीं मानता। तो लोग इस धर्म का विरोध कर रहे थे वहां स्टार्टिंग में। मक्का में जहां पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनको जान से मारने तक का प्रयास किया गया, क्योंकि वो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे। और बाद में देखो, कुछ कट्टर मुस्लिम शासक मूर्तियां तोड़ तोड़ करके इस्लाम धर्म के प्रति अपना समर्पण दिखाते थे, अपना झुकाव दिखाते थे। महमूद गजनवी भारत में आता था तो मंदिरों को तोड़ता था, और अपने आप को बुत सिकन कहता था। बुत मतलब मूर्ति, सिकन मतलब तोड़ने वाला। मैं मूर्ति तोड़ने वाला। मैं बस ये कहना चाहता हूं अभी यहां पर कि जो ब्राह्मण थे वो कभी अन्य धर्म के लोगों को टार्चर नहीं करते थे, और जो ब्राह्मण पंथ को मानने वाला शासक होगा वो भी ऐसा नहीं करता था। खैर, भारत में जितने भी धर्म रहे हैं, किसी का भी ऐसा नेचर नहीं रहा बच्चों। ब्राह्मण पंथ क्या, वो बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, कभी आपने सुना है कि जबरन इन धर्म वालों ने किसी को अपने धर्म में आने के लिए फोर्स किया हो, परेशान किया हो? यहां तक कि बाद में भारत में सिख धर्म जो है, उसके साथ भी ऐसा नहीं हुआ। तो मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं, भारत का माहौल ही अलग था बच्चों, भारत का कल्चर ही अलग था। भारत में लोग जियो और जीने दो की नीति में विश्वास करते थे। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की थी। मध्यम मार्ग की बात पहले उपनिषदों में भी की गई थी। हिंदुस्तान के लोग बैलेंस थे, सोच विचार व्यवहार में। बाद में समस्याएं आती गई, और आज की डेट में तो देखो बैलेंस दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। हर व्यक्ति जैसे अतिवादी हो गया है। लालच है तो अति है, बुराई है तो अति है। तो यहां पर यह है कि इस काल की जो चित्रकला है उसका महत्व मैं आपको बता रहा था। इसलिए मैंने कहा कि चित्रकला का इतना विकास हुआ कि इसने क्लासिकल मानदंड धारण कर लिया। चलिए आपको साहित्य की बात बताता हूं। साहित्य की, इस काल में साहित्य का कितना विकास हुआ, और साहित्य के मामले में भी क्यों इस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है। इस काल को क्लासिकल युग कहा जाता है। मोहित लिख रहे हैं अजंता में कितनी गुफाएं हैं। बेटा मैं बता चुका हूं, अब कुछ नोट्स में से भी देख लो। साहित्य के मामले में देखो, जैसा कि मैंने कहा कि गुप्त काल में ब्राह्मण पंथ का पुनरुत्थान हुआ, तेजी से विकास हो रहा था। संस्कृत भाषा साहित्य का भी विकास हुआ। और बच्चों, स्वयं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास रहते थे। कालिदास के अलावा भी बहुत से विद्वान हैं, अमर सिंह। और कालिदास ने संस्कृत भाषा में कई पुस्तकें लिखी। इन्होंने 3 नाटक लिखा, 3 नाटक। अच्छा, भारत में अधिकतर लोगों को स्टार्टिंग में अज्ञानी बताया जाता है, और बाद में वो बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। अपने आप को नहीं समझते तब तक अज्ञानी हैं। जिस दिन अपने आप को समझ गए, जिस दिन अपने आप को समझ गए, उस दिन वो ज्ञानी बन गए। अब कालिदास के बारे में समझ लो। कहते हैं कि ये जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, और जिस समय ऐसा ये कर रहे थे उस समय एक महिला थी जो बहुत विद्वान थी। उनका कहना था कि जो मुझे शास्त्रार्थ में डिस्कशन में हरा देगा मैं उससे शादी कर लूंगी।
बहुत बड़े बड़े विद्वान गए विद्योत्तमा से डिस्कस करने। विद्योत्तमा सबको पराजित कर देती थी। अब क्योंकि पुरुषों का वर्चस्व था, पुरुष सत्तात्मक समाज था, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी नहीं, तो पुरुष के अहंग को चोट लग रही थी। बहुत से विद्वानों को चोट लग रही थी कि इस महिला से हम हार जा रहे हैं, ये महिला हमसे ज्यादा विद्वान है। बहुत से विद्वानों ने मिलकर उन महिला को सबक सिखाने का सोचा। रास्ते से जा रहे थे विद्वान लोग तो कालिदास दिख गए, और जब कालिदास दिखे तो जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। लोगों को लगा कि ये महामूर्ख व्यक्ति है, कुछ ऐसा किया जाए कि इसकी शादी विद्योत्तमा के साथ करवा दी जाए। अब ये कहानी भारत में बहुत से क्षेत्रों में प्रचलित है। अब कितना सत्य है कितना नहीं, इतना तो तय है कि स्टार्टिंग में ये विद्वान नहीं थे। विद्वानों ने कालिदास से कहा कि हम आपको कहीं पर ले चल रहे हैं, आप वहां पर बोलोगे नहीं कुछ, सिर्फ इशारों में बात करोगे बस। एक महिला है जो कुछ पूछेंगी इशारों में बात करना बस। तो कालिदास गए और विद्वानों ने विद्योत्तमा को बता दिया कि देखो ये मौन रहते हैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं, बहुत विद्वान हैं, बट मौन रहते हैं, आपसे ये इशारों में बात करेंगे बस। अब विद्योत्तमा इनसे जो कुछ पूछती ये इशारों में बात करते। जैसे विद्योत्तमा ने ऐसे कुछ पूछा तो 5 उंगलियां दिखा दी। तो कहते हैं कि जो सृष्टि की रचना हुई इसमें बहुत कुछ ऐसा बना है जो क्षितिज जल पावक गगन समीरा 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो इनको लगा कि ये थप्पड़ वगैरह हमको मारेंगे। इन्होंने एक मुट्ठी जो है बना करके सामने वाले को दिखा दिया कि मतलब इनको लगा कि थप्पड़ से मारेंगे तो मैं मुक्के से मारूंगा, कुछ इस टाइप का था। अब बाकी ब्राह्मणों ने एक्सप्लेन कर दिया कि ये कह रहे हैं कि सब मिलाकर के तो एक ही हैं। ऐसी बहुत सी बातें हुई। फाइनली विद्योत्तमा से शादी हो गई कालिदास की। जब घर पहुंचे पति पत्नी तो विद्योत्तमा को पता चला कि यह व्यक्ति महामूर्ख है। विद्योत्तमा ने बहुत कुछ सुना दिया। अब घर पे आते ही पत्नी हर्ट कर दे तो इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। कहते हैं कि कवि कालिदास जो है वो काफी ऊंचाई पर से गिर पड़े, जंप मार गए। क्या किया, नीचे सरस्वती माता का मंदिर था और जहां गिरे, मंदिर में गिरे तो ऐसी कृपा हुई सरस्वती माता जी की कि बहुत बड़े विद्वान हो गए। ऐसी एक कहानी नहीं प्रचलित है भारत में। बहुत पहले आदि कवि वाल्मीकि वो डाकू हुआ करते थे। उनके बारे में बताया जाता है कि वो लूट मार करते थे। हिंदू धर्म में 7 ऋषि बताए गए हैं। एक बार 7 ऋषि रास्ते से जा रहे थे, वाल्मीकि डाकू मिले, ऋषियों को लूटना चाहा उन्होंने। ऋषियों ने कहा ये जितना पाप कर रहे हो ये किसके लिए? वाल्मीकि ने कहा घर वालों के लिए, भोजन की व्यवस्था करनी है। ऋषियों ने कहा आप पाप के भागीदार हो रहे हो, क्या घर वाले भी इस पाप में बंटवारा करेंगे? पाप आप कर रहे हो, घर वाले आपका पाप ले लेंगे क्योंकि पाप की वजह से आप नरक में जाओगे। वाल्मीकि ने कहा क्यों नहीं लेंगे, उनके लिए ही तो पाप कर रहा हूं। ऋषियों ने कहा जाकर के पूछ के आओ। वाल्मीकि ने कहा भाग जाओगे तब? बोले बांध दो पेड़ के साथ। ऋषियों को बांध करके वाल्मीकि घर गए। पूछा घर वालों से कि मेरे पाप के भागीदार बनोगे? मां ने मना कर दिया, पिता ने मना कर दिया, परिवार ने मना कर दिया। वाल्मीकि हर्ट हो गए। उसके बाद जब लौटे तो फिर घोर तपस्या करने लगे और बाद में महाकवि वाल्मीकि बने। रामायण लिखा था, महाकाव्य, संस्कृत भाषा में। भारत में ऐसी बहुत सी बातें हैं। देखो वर्तमान समय में भी ऐसी बहुत सी बातें प्रचलित हैं कि एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री है प्रेजेंट में। कभी एक व्यक्ति जो जिसके परिवार वाले बहुत गरीब थे, बाद में वो दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट बने, एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में ये सब होता है। हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, जिस दिन ज्ञान हुआ उस दिन पूरी लंका जला डाली। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं, भारत में जो कहानियां प्रचलित हैं उन कहानियों में छिपा हुआ संदेश होता है। भारत के लोग कहानियों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें अपने बच्चों को सिखा जाते थे। बच्चों मैं आपको बताऊं, पंचतंत्र, हितोपदेश, ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं जिसमें अच्छी अच्छी कहानियां हैं। आज की डेट में दुनिया में कई देशों में वो पढ़ी जाती हैं, उसका अलग अलग भाषा में अनुवाद हुआ है, उससे सीख मिलती है। पर भारत में कितने लोग पढ़ते हैं ये सब? भारत में कितने लोग पढ़ते हैं? आपको अपने इतिहास से, अपने देश की संस्कृति से और उसके गौरव से परिचित होना चाहिए। बेटा दीपक
जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया पूरा कि आपको आईएएस बनने से कोई रोक नहीं सकता, आप में कैपेसिटी इतनी है कि आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते, उस दिन सच में आप सेलेक्ट हो जाओगे। हम मेहनत करनी पड़ेगी। सबनम पूछ रही है गुफा में ही चित्र क्यों बनाया जाता था, गुफा के बाहर क्यों नहीं? बेटा हो सकता है कि बाहर ये डर रहा हो कि कोई मिटा दे या बेकार कर दे। गुफा के अंदर मामला काफी सुरक्षित था। और वैसे भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि गुफाएं काट करके अंदर ही चैत्य और विहार बनाया जाता था कि अंदर जाओ तो दर्शन कर लो, अंदर जाओ तो आराम कर लो। ईंट वगैरह आसान नहीं था मिलना। अब कहीं से ईंट लेकर के आओ, फिर उसको जोड़ने के लिए कुछ लेकर के बहुत कुछ करना पड़ता था ना। और पहाड़ों को काटो तो कहीं पहुंच जाओ, पहाड़ काट करके आप गुफा बना दो, गुफाएं बना दो, उसके अंदर विहार बना दो, ये सब होता था। काजल लिख रही हैं आप मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं बता रहे हैं? अच्छा चलो बेटा प्रश्न ही पूछ लो। वैसे मैं मना करता हूं कि बीच में प्रश्न मत किया करो, ये तो कुछ प्रश्न मुझे दिख जाते हैं। अंगुली, अच्छा काजल ने लिखा था ये तो अंगुलीमाल डाकू बोला था, क्या इसको ही वाल्मीकि ने बोला? बेटा अंगुलीमाल और बुद्ध के बारे में क्या बात हुई थी इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। बस इतना पता है कि अंगुलीमाल जंगल में था, बुद्ध उसी रास्ते से गुजरे, लोगों ने मना किया मत जाओ, नहीं तो डाकू है अंगुलियां काट करके माला पहन लेता है। बुद्ध फिर भी गए उसी रास्ते। अंगुलीमाल ने बुद्ध को कहा ठहरो, महात्मा बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? उसके बाद क्या बात हुई कोई क्लियर नहीं जानता। हाँ, अंगुलीमाल भगवान बुद्ध का अनुयायी बन गया। तो गांधार कला मध्य एशियन यूनानी बैक्टीरियाई तत्व को उजागर करें। बेटा बैक्टीरिया मतलब आप जब मध्य एशिया की ओर बढ़ेंगे तो उधर था। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रोमन तत्व, यूनानी तत्व, इसके अलावा जो है ये गांधार कला पर कई ऐसे तत्वों का प्रभाव था जो मैंने क्लियर किया था, तो वही कहने का प्रयास किया जा रहा है। तो आगे बढ़ूं मैं, क्या मैं आगे बढ़ूं? मैं आगे बढ़ूं या कुछ पूछना है? ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि इन्होंने 3 नाटक लिखा और जो 3 नाटक लिखे गए उसमें एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम बच्चों, ये जो नाटक है दरअसल विश्वामित्र नाम के एक ऋषि थे। एक समय वो तपस्या कर रहे थे और देवताओं की राजा इंद्र से आप लोग परिचित हैं। इंद्र स्वर्ग के शासक थे, तो जो बहुत पुण्य करता था धरती पर वो स्वर्ग जाता था, और उसमें से भी जो बहुत अधिक पुण्य कर देता वो स्वर्ग का राजा बन जाता। तो इंद्र को डर लगता था कि कहीं कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा न स्वर्ग में आ जाए जो मेरा सिंहासन ले ले। जैसे भारत का जो राजा होता था वो अन्य राजाओं से डरता रहता था कि कोई बहुत शक्तिशाली ना हो जाए कि मुझे मार दे, मेरा राज्य छीन ले। देवराज इंद्र पुण्यात्माओं से डरते थे और वो ऋषि मुनियों की तपस्या भंग कराने के लिए कुछ अप्सराएं रखते थे, उर्वशी, मेनका। विश्वामित्र जंगल में तपस्या कर रहे थे। देवराज इंद्र ने तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेज दिया, अप्सरा को। मेनका गई तो अप्सराएं जाती थी तो डांस वगैरह करती थी और तमाम उनका तरीका होता था। तो विश्वामित्र की तपस्या भंग करवा दी। परिणाम स्वरूप दोनों से एक बेटी का जन्म हुआ, उसी का नाम था शकुंतला। शकुंतला जंगल में आश्रम में रह करके ही बड़ी हुई, लेकिन अप्सरा की पुत्री थी, मतलब बेहद खूबसूरत। बाद में एक शासक हुआ करते थे दुष्यंत। दुष्यंत जो है वो जंगल में गए, उन्होंने शकुंतला को देखा, शकुंतला ने दुष्यंत को देखा। शादी 8 प्रकार की होती थी उस काल में। उसमें एक प्रकार था गांधर्व, जैसे चट मंगनी पट ब्याह, दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को पसंद कर लिया, शादी हो गई।
तो इसी प्रकार से शादी हो गई और दुष्यंत ने एक अंगूठी दी थी शकुंतला को कि कभी हमारे राज्य में आना, तो जब ये अंगूठी आप हमको दिखा दोगी तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी पत्नी हो। कुछ ऐसा मामला था। बाद में शकुंतला को एक बेटा हुआ, उसका नाम भरत था। और बहुत समय बाद शकुंतला गई दुष्यंत के पास, लेकिन अंगूठी उनकी खो गई रास्ते में, तो दुष्यंत इनको पहचान नहीं पाए। फिर बड़ी समस्या हुई, बहुत बाद में उन्होंने पहचाना। अब ये सब जो कहानी है ये अभिज्ञान शाकुंतलम में है। मैंने ग्रेजुएशन में 3 विषय ले रखे थे, इंग्लिश, हिस्ट्री और संस्कृत। बीए सेकेंड ईयर तक संस्कृत पढ़ा था, उसके बाद संस्कृत छोड़ दिया, तो अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा था मैंने। और मुझे जो पढ़ाते थे उनका नाम था प्रोफेसर दानपति तिवारी। वर्तमान में उनके द्वारा लिखी गई कई पुस्तकें अवध यूनिवर्सिटी में चलती हैं संस्कृत की, प्रोफेसर दानपति तिवारी। जब वो क्लास में पढ़ाते थे अभिज्ञान शाकुंतलम, तो क्या हुआ कि वो गर्ल्स को नहीं पढ़ने देते थे, लड़कियों को क्लास से बाहर निकाल देते कि बेटा आप लोग बाहर रहो, मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता। एक बार कुछ लड़कियां नाराज हो गई कि ऐसे कैसे नहीं पढ़ा सकते आप, हमने भी एडमिशन लिया है, आप नहीं पढ़ाएंगे तो मैनेजमेंट से आपकी शिकायत करेंगे हम, विश्वविद्यालय प्रशासन से। प्रोफेसर साहब ने कहा जो मन हो वो कर लो बेटा, मैं दंड झेलने के लिए तैयार हूं पर पढ़ाऊंगा नहीं। उस दिन उन्होंने कहा हम लोगों से, लड़कों से, कि बेटा जिस प्रकार से ये लिखा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम, मैं लड़कियों को पढ़ा ही नहीं पाता, ये मेरी बेटियों के समान है, और इसमें जैसे लिखा गया है मैं मुझसे पढ़ाया ही नहीं जाता। काफी ओपनली बहुत कुछ लिखा गया है इस पुस्तक में, अभिज्ञान शाकुंतलम में। ऐसा कि परिवार में बच्चों के सामने इसे नहीं पढ़ा जा सकता। बच्चों कुछ ऐसा, जैसे आज की डेट में वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, यूरोप के लोग, इनको शर्म बहुत कम आती है। ज्यादातर ये लोग ऐसे हैं, कम से कम कपड़े पहनना, काफी ओपन समाज में रहना, ये इनका तरीका है। आप यूरोप का नॉवेल पढ़ो, यूरोप में जो नॉवेल लिखी जाती है इंग्लिश में, मैं आपको बताता हूं, मेरा इंग्लिश लिटरेचर था ग्रेजुएशन में, 7 नॉवेल की पुस्तकें थी मेरे पास जो पाठ्यक्रम में थी। और बच्चों ऐसा लिखा गया था कि मेरे लिए पढ़ना कठिन हो जाता था। पिताजी ने बता रखा था कि बेटा ना कभी गलत पढ़ो, ना गलत सोचो, ना गलत देखो। तो मुझे लगा ये पढ़ूं मैं कैसे, और ऐसा पाठ्यक्रम बनाने की क्या आवश्यकता है भारत में। मैं पुस्तकें पढ़ता ही नहीं था, गाइड लेकर के रखता था, उसी में से थोड़ा सा समरी वगैरह बना करके फिर सोचता और उसी आधार पर आंसर दे देता एग्जाम में। तो पास हो गया, नंबर अच्छे मिले, बट पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी कालिदास ने जिस शैली में लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, फ्यूचर में कभी ऐसी ही शैली होगी यूरोप के एक कवि शेक्सपियर की, इसीलिए कवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। एक और पुस्तक इन्होंने लिखी, माल विकाग्नि मित्रम, माल विकाग्नि मित्रम। आप लोगों को शुंग वंश याद होगा, शुंग वंश, शुंग वंश का एक शासक था अग्निमित्र, उसके बारे में लिखा। ये नाटक है, ये नाटक है। एक और किताब है विक्रमो उर्वशीयम, विक्रमो उर्वशीयम। तो या यहां से इसको हटा दीजिए, विक्रमो, विक्रमो वसीयम। इसमें पुरुरवा, पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की कहानी है, उर्वशी की कहानी है। इन्होंने 3 नाटक लिखा और 4 काव्य ग्रंथ लिखे। इन्होंने 4 काव्य ग्रंथ लिखे। एक है, इसमें एक काव्य ग्रंथ है मेघदूतम, मेघदूतम। बच्चों एक साफित यक्ष था, मैंने आपको यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों के बारे में बताया है। मोनू लिख रहे हैं चेहरा याद नहीं था जो अंगूठी दिए। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए ना आप लोग, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। अगर कोई किसी को 10-15 वर्ष के बाद मिलता है तो
आवश्यक नहीं कि 15 वर्ष में वो महिला वैसी की वैसी रही हो। किसी घटना दुर्घटना से उनका चेहरा चेंज हो सकता था, स्वास्थ्य की खराबी की वजह से उनमें बदलाव आ सकता था, हो सकता है पहचान में ना आए। और शासक कई शादियां करते थे, राजनीतिक फायदे के लिए, अन्य कार्यों के लिए। तो समस्याएं हो सकती हैं। आप लोग इस छोटे से पॉइंट को लेकर के ऐसे मत बैठें, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, और नहीं समझ में आता है तो जाने दें, ऐसा हुआ था बस ये समझ लें। और कुछ ना कुछ परिस्थिति तो रही होगी, वरना दुष्यंत बहुत महान शासक थे। दुष्यंत और शकुंतला से जन्मे बच्चे भारत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। बहुत बहादुर बच्चा था, बचपन से ही शेर के मुख में कितने दांत हैं वो गिन लिया करते थे। हाँ बिल्कुल, आज के नजरिए से प्रश्न पूछा गया है, तो अब तो बहुत कुछ बदल गया है बेटा। आज की डेट में लोगों से मिलना जुलना, आप कम समय में लोगों से बहुत बार मिलते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, फोटो रखते हैं किसी की। जिस काल की बात कर रहा हूं ये सब नहीं था, तो जिस काल की बात मैं कर रहा हूं उस हिसाब से सोचिए ना, तब क्लियर होगा। आप लोगों के कमेंट काफी आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, थोड़ी देर बाद डाउट पूछूंगा। तो मेघदूतम नाम की जो पुस्तक है, इसमें एक शापित यक्ष की कहानी है, और वह जो यक्ष है वो अपनी पत्नी को संदेश देना चाहता है, वो भी बादल के माध्यम से। मेघ मतलब बादल होता है। आपको तो पता है भारत के लोग जो है प्रकृति से ऐसे जुड़े रहे हैं, वो पशु पक्षी पेड़ों से भी बात करते थे। अब मैं ये नहीं जानता कि पेड़ पौधे पशु पक्षी कितनी बात समझते थे मानव की। महात्मा बुद्ध हंस से बात करते हुए दिखाए गए। एक समय में भगवान राम जब उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण हुआ तो बहुत दुखी थे। वैसे तो ईश्वर थे, लेकिन मानवीय अवतार में थे, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो जंगल में पूछते थे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। खग मृग पशु पक्षी पौधे से पूछते थे। हाँ बिल्कुल, देखो किसी ने लिख ही दिया कि कबूतरों से संदेश भिजवाया जाता था। और पुरानी बात क्यों करूं, बॉर्डर मूवी आई थी, उसमें देखो गायक ने क्या सोच करके गजब का लिखा हुआ है। फौजी लोग गाते हैं, ऐ गुजरने वाली हवा बता, क्या इतना काम करेगी तू, या मेरा इतना काम करेगी तू। मतलब गुजरने वाली हवा से भी संदेश भिजवाया जाता है कि गांव में जाना, वहां मेरी बूढ़ी मां है, उसको ऐसे ऐसे बता देना। हम भारत के लोग प्रकृति के बड़े प्रेमी रहे हैं, और वो प्रकृति प्रेम दिखता है। यहां तो भारत के लोग जो है प्रेमिका के चेहरे में भी चांद देखते हैं। सोच करके देखिए, गजब का प्रकृति से जुड़ाव है भारतीयों का। और भारत के लोग प्रकृति के उपासक रहे थे। प्रकृति के साथ हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, स्वयं हम ऐसा मिल गए कि लोगों के लाख प्रयास करने के बावजूद भारतीयों को, भारतीयों की संस्कृति को बदला नहीं जा सका। काफी कुछ लोगों ने बदलाव लाया विश्व के लोगों को देखते हुए, लेकिन भारतीय भारतीय ही रहा। बच्चों, जैसे हंस कितना भी काला वाला पेंट कर ले ऊपर से, और हंस हंस रहेगा, वो कौवा नहीं बन जाएगा। भारतीय भारतीय रहा है, नैतिकता के मामले में विश्व के लोगों से श्रेष्ठ रहा है, अच्छाइयों के मामले में श्रेष्ठ रहा है। वो लाख प्रयास कर ली कि मैं बुराइयों से कुछ ले लूं, हमारा फायदा हो जाएगा, जो भी, पर वो चाह करके भी एक लिमिट से ज्यादा बुरा नहीं बन पाया है। फिर उसमें सुधार आया है। तो ऐसे में क्या है कि मेघदूतम में यक्ष अपनी पत्नी के पास मेघ के माध्यम से संदेश भेजता है। और कवि कालिदास ने इस पुस्तक में इतना गजब का लिखा हुआ है बच्चों, बताया जाता है, मैंने पढ़ा तो नहीं है इसे, लेकिन जितना इस पुस्तक के बारे में जानता हूं, इसमें ये बादल जहां जहां से भारत से गुजरेगा, हर जगह के बारे में पुस्तक में लिखा गया है। मतलब कवि कालिदास को उस समय भारत के भूगोल के बारे में गजब का ज्ञान था, भारत के मौसम के बारे में गजब का ज्ञान था। और इन्होंने इस पुस्तक में चर्चा की है देवदासी की। देवदासी ऐसी लड़कियां जिनकी शादी ना हुई हो, उनको मंदिर में दान कर दिया जाता था। वो मंदिर में पूजा अर्चना के लिए होती थी।
उन्हें देवदासी कहा जाता था। बाद में उनका बड़ा शोषण बढ़ गया, क्योंकि देखो बेटा ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ रहा है, कर्मकांड धीरे धीरे क्योंकि मंदिर वगैरह में बढ़ेगा, या मंदिर में आय काफी आती थी, बहुत से ब्राह्मण मंदिर के पुजारी करप्ट होते जाएंगे, भ्रष्टाचार व्याप्त होगा मंदिरों में। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं, मेघदूतम लिखा। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है ऋतु संहार, ऋतु संहार, इसमें ऋतुओं के बारे में चर्चा है। एक और पुस्तक है रघुवंशम, और एक और पुस्तक है कुमार संभवम, कुमार संभवम। मैंने कुमार कार्तिकेय की चर्चा की थी एक दिन, कुमार कार्तिकेय के बारे में कुमार संभवम में लिखा गया है, और रघुवंशम में भगवान राम के बारे में लिखा गया है, भगवान राम की कहानी है। हाँ बिल्कुल बेटा, देवदासी प्रथा से धीरे धीरे जो ब्राह्मण थे उन्होंने देवदासियों का यौन शोषण करना शुरू कर दिया, बिल्कुल, तो समस्या हो गई आने वाले समय में। तो यहां पर क्या है कि ये जो है कवि कालिदास ने ये पुस्तकें लिखी। इसके अलावा भी कुछ पुस्तकें लिखी गईं। एक राइटर हैं विशाख दत्त, विशाख दत्त, इनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस, और एक और पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। बेटा मुद्रा राक्षस में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और देवी चंद्रगुप्तम में वही कहानी है जो कल मैंने आपको बताया था। आप लोगों को याद होगा, मैंने कहा था कि एक शक शासक था, वो गुप्त शासक रामगुप्त से मांग कर रहा था कि अपनी पत्नी को मुझे दे दो, और गुप्त शासक पत्नी को देना भी चाहते थे, है ना, देना भी चाहते थे, लेकिन उनके भाई रामगुप्त के भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उस शासक की हत्या कर दी थी, उस शासक की हत्या कर दी थी। तो ये जो कहानी है दरअसल वो शासक था शक शासक रुद्र सिंह तृतीय, उसी की हत्या की, और ये कहानी देवी चंद्रगुप्तम में है। एक और राइटर था शूद्रक, शूद्रक ने एक पुस्तक लिखी है मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम। और बच्चों इस पुस्तक में एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण नाम है चारुदत्त, चारुदत्त, और एक गणिका थी, आप वेश्या कह सकते हैं, नाम था देवसेना। इन दोनों के बारे में लिखा हुआ है इस पुस्तक में। तो बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी गई, बहुत कुछ इसमें लिखा गया, बहुत गजब का लिखा गया। इसीलिए साहित्य के मामले में इस काल को जो है क्लासिकल युग कहा जाता है, ये क्लासिकल युग है। अमर सिंह ने एक पुस्तक लिखी है अमरकोश, अमर सिंह की पुस्तक है अमरकोश, अमरकोश, ये कोश है अमरकोश, अमरकोश, ये पुस्तक लिखी, बहुत सी पुस्तकें लिखी। तो साहित्य के मामले में ये जो है क्लासिकल युग है। अब चलिए आपको थोड़ा सा इस काल के धर्म के बारे में बता देता हूं, धर्म के बारे में। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? आपको 2 मिनट देता हूं मैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। कोई कंफ्यूजन? बेटा राहुल बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ये तो आपको किसी भी जो पुस्तक भंडार की दुकान है, विशेष करके धार्मिक पुस्तकें, वहां मिल जाएंगी। अभी यहाँ शकुंतलम बुक इतनी ही ओपन थी, तो कालिदास ने ऐसी बुक क्यों लिखी जो पढ़ा ही नहीं जा सकता? बेटा कवि ही इन्होंने लिख दिया, यही तो
नॉर्मली भारत के लोग ऐसी पुस्तकें नहीं लिखते थे, लेकिन कभी कालिदास ने लिखा। इसीलिए तो बाद में जब यूरोपियंस ने इस पुस्तक को पढ़ा तो उनको लगा कि भाई ये तो जैसे हम लोग हैं उस टाइप की पुस्तक है, जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं। तभी तो इनको भारत का शेक्सपियर कह दिया गया। इनको भारत का शेक्सपियर। अब नॉर्मली ऐसी पुस्तकें लिखी नहीं जाती। अब देखो, ये एक ब्राह्मण है और ये एक वेश्या है गणिका, और दोनों का जो प्रेम प्रसंग है वो सब इसमें लिखा गया है। तो ऐसी पुस्तकें लिखी नहीं जाती थी। लेकिन क्या है ना कि जब कला कई क्षेत्रों में विकसित हो तो जाहिर सी बात है कि कला का बहुत अच्छा विकास हुआ। इस काल में कला की कोई लिमिट नहीं रही, सिर्फ धर्म पर ही पुस्तकें लिखी गई, बहुत बैलेंस पुस्तकें लिखी गई, बहुत सी पुस्तकें लिखी गई, अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी गई और कई टॉपिक को उठा करके पुस्तकें लिखी गई। जब इस प्रकार से किसी काल में आप साहित्य का विकास देखेंगे तो बात ही अलग होगी। और पहली बार ऐसा गुप्त काल में हुआ है तो ये क्लासिकल युग है। अच्छा, पहले लिखा दूं? ठीक है। नहीं, ये देवसेना अलग है बेटा, वो देवसेना अलग थी। आवश्यक नहीं है आसू जी, आवश्यक नहीं है कि ये सब कल्पना करके लिखी गई हो, ऐसा कुछ आवश्यक नहीं था। ऐसा आवश्यक नहीं था। कालिदास की पत्नी बहुत तेज, हाँ ये तो था। अच्छा, मैंने देवसेना लिखा, ये बसंत सेना है बेटा, चारुदत्त और बसंत सेना, देवसेना नहीं। देवसेना मुझे भी याद है, बाहुबली मूवी की गणिका थी। बसंत सेना। अब ये मत कहना कि देवसेना की बहन तो नहीं थी ये, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ज्ञान को हर बंधन से मुक्त रखना चाहिए। कालिदास की ही नहीं बेटा, सबकी पत्नी जो है वो पति से फास्ट होती हैं, ज्यादा दिमाग होता है, ज्यादा काबिल होती हैं। तो शकुंतला के माता पिता कौन थे बेटा? मैंने अभी चर्चा किया था, विश्वामित्र की पुत्री थी, ऋषि विश्वामित्र। नहीं बेटा, अजंता की गुफा तक नहीं गया हूं मैं। हाँ बिल्कुल सरस्वती बेटा, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया कि जब मातृ सत्तात्मक काल था तब महिला के द्वारा पुरुषों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया, लेकिन जब पितृ सत्तात्मक काल आया तो महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई। बिल्कुल ऐसा हुआ था। हाँ बिल्कुल बेटा आंसू जी, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाएं बहुत बैलेंस होती हैं, उनके अंदर दया की भावना, करुणा की भावना, ये सब भावना कूट कूट कर भरी होती है। लोगों का केयर करना, यानी कि परिवार वालों का। पुरुषों में ये सब नहीं होता, थोड़े स्वच्छंदतावादी होते हैं, जो मन किया वही कर दिया, जब गुस्सा आया तो चिल्ला दिया। और वैसे भी शारीरिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली होते थे। महिलाएं मानसिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। वैसे तो शारीरिक रूप से ही बहुत शक्तिशाली होती हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मली देखा जाए, अगर कुछ समय के लिए शक्ति प्रदर्शन करना हो तो जो पुरुष है वो मतलब उसकी बनावट ऐसी है कि उसमें शक्ति ज्यादा होगी, भारी बोझ उठा सकता है, युद्ध वगैरह में काफी तेजी से जो है लोगों को मार सकता है, अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन एक महिला जितना अगर उसको झेलना पड़ जाए तो पुरुष टूट जाएगा, ये होता है। तो पुरुषों के साथ ये है कि जब, क्योंकि शक्ति थी उनके पास, महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर होती थीं, तो पुरुषों ने उनको दबा के रख दिया कि जो कहें वही करो, मतलब आधिपत्य स्थापित कर लिया, ऐसा कह सकते हैं। सर जब टॉपिक समझ जाते हैं तो बहुत मजा आता है पढ़ने में। बिल्कुल बेटा शबनम, ऐसा तो होता ही है। राहुल लिख रहे हैं, जिस तरीके से इतिहास में हम मुगलों का साक्ष्य देखते हैं उसी तरह मुगलों से पहले हमें किसी प्रकार के साक्ष्य 100% नहीं मिलते, तो कैसे मान लें कि ऐसा हुआ होगा? मुगलों के प्रमाण तो हमारे सामने हैं। बेटा प्रमाण पहले के भी थे, लेकिन जिन मुगलों की बात आप कर रहे हैं और उससे पहले
अन्य जो मुस्लिम शासक आए थे सल्तनत काल में, और उससे भी पहले जो लोग आए और जो बाद में आए अंग्रेज वगैरह, ये भारत की पुस्तकें मिटा देते थे, पुस्तकों को जला दिया जाता था, भारत के साक्ष्यों को नष्ट कर किया जाता था, जिससे भारतीय अपने इतिहास अपने गौरव से परिचित न होने पाए। ऐसा होता था। तो जाहिर सी बात है कि प्रमाण नष्ट किए गए और ये बातें आपको समझनी होगी। लेकिन आप पुस्तक को नष्ट कर सकते हैं। भारत में तो क्या, दुनिया में जब पुस्तकें नहीं थी तब भारतीय बातों को अपने दिमाग में रखता था और आने वाली पीढ़ियों तक उस ज्ञान को ट्रांसफर करता था। तो जरूरी नहीं कि जो कुछ है सब पुस्तकों में लिखा ही गया है, जो कुछ था वो सब पुस्तकों में है, लेकिन जिस बात की जानकारी है लोगों को, और काफी लोगों को जानकारी है और स्पष्ट है बहुत कुछ, तो उसका अस्तित्व मानना पड़ता है। तो हाँ बिल्कुल बेटा सपनम, ये तो है सर, जब मात्र सत्तात्मक था उस समय के साच भी तो नहीं है बहुत ज्यादा। हाँ ऐसा है, ऐसा है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उस काल में बहुत डेवलपमेंट भी तो हुआ। वो काल डेवलपमेंट का काल था। महिलाओं के हाथ में सत्ता थी तो निरंतर उन्नति ही हुई है और लड़ाई वगैरह भी नहीं हुई। यहां तक कि हड़प्पा काल में लोग जो है किलेबंदी करते थे और युद्ध वगैरह का खतरा उनको नहीं होता था, डाकुओं से बचने के लिए ऐसा करते थे, और युद्ध के प्रेमी भी नहीं थे। ज्यादातर शांति थी और लोग मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। तो जब मैनेजमेंट महिलाओं के हाथ में हो, यकीन मानो पुरुष कितना भी पैसा कमाए लेकिन महिला ही घर चलाती है, और घर को घर क्या स्वर्ग बना देती है, इतनी कैपेसिटी उनमें होती है। तो उनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतर होता है। अब ये मेरा अपना इमोशन नहीं है बेटा कि मैं अपने विचार आप पर थोपूं, नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, ऐसा ही देखा जाता है। जब तक यूरोप के लोग भी सिर्फ पुरुष पुरुष आगे रहे, महिलाओं को दबा करके रखा उन्होंने, उनका ढंग से डेवलपमेंट नहीं हुआ। जब उन्होंने महिलाओं को आगे लाया, पुरुष के बराबर महिलाएं समझी गई, महिलाएं घर से लेकर के ऑफिस तक में पुरुषों की बराबरी पर आ गई, तब आप देखना यूरोप का क्या डेवलपमेंट हुआ और कितना डेवलपमेंट हुआ। अभी भी भारत में देखो आधी आबादी घर में है, महिलाओं को पुरुष के बराबर बराबरी नहीं दी गई है। शहरों में है, महिलाओं के पास कुछ पावर है, काफी छूट है उन्हें, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा नहीं है। और भारत में एक समस्या यह भी है कि यहां पर अगर छूट ज्यादा मिल जाए तो लोग उस छूट का दुरुपयोग करते हैं। अब ऐसा मत कहना कि सिर्फ लड़कियां ही, लड़के भी, दोनों ऐसा करते हैं। तो कुल मिला जुलाकर बराबरी देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल अमृत जी, घर में मां की ही चलती है। तो थोड़ा आराम से लिखाना सर, यहां भागवत शुरू हो गई है तो थोड़ा डिस्टरबेंस है। अच्छा सतीश जी, दीपक लिख रहे हैं बिल्कुल सर, मैं मानता हूं महिलाएं अच्छी मैनेजर होती हैं पुरुषों के मुकाबले। यस सर, इंदिरा गांधी अच्छी एग्जाम्पल हैं। हड़प्पा सभ्यता में राजनीति में महिला मुख्य शासिका थी क्या सर? महिलाओं के हाथ में ही सत्ता होती थी, तो हर क्षेत्र में महिलाएं ही आगे थी। भारत में जो महिला नेता रही उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, जैसे मायावती, इंदिरा गांधी, ममता, जयललिता। हाँ इसमें ममता जी का कार्यकाल थोड़ा सा विवादित रहता है, बाकी तो सब ठीक है। ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्लास होगा कि नहीं? होगा कुमकुम बेटा। जैसे पुरुष दो शादी करते हैं, महिला भी शादी कर सकती थी? नहीं ऐसा नहीं था, तभी तो मैंने कहा पुरुष सत्तात्मक समाज था। पुरुषों को आवश्यकता से ज्यादा अधिकार थे और महिला को आवश्यकता से कम अधिकार थे। आज बहुत से क्षेत्रों में लोग ये कहते हैं कि महिलाएं मानसिक रूप से पिछड़ी हैं, उनको कुछ पता ही नहीं दुनियादारी। पुरुषों ने दुनियादारी पता कहां चलने दी? उनको पुरुषों के बराबर पढ़ाया नहीं गया, उनको जितना पुरुष दुनिया देखते थे उतना दिखाया नहीं गया, तो उनकी सोच की लिमिट तो होगी ही। अब किसी बच्चे को पढ़ाओ ही मत तो ज्ञानी कहां से हो जाएगा? कभी लड़के और लड़की को एक साथ पढ़ा करके देखो, बेटा और बेटी दोनों को समान सुविधा दो, उसके बाद देखना आगे कौन जाता है। मैं ऐसे बहुत से परिवारों को जानता हूं, बेटे और बेटी को समान रूप से पढ़ाया और बेटी बेटे से बहुत आगे है। ऐसे ही नहीं मैं बोल रहा हूं आपसे, जो बेटी है वो बेटे से बहुत आगे है। बिल्कुल राहुल बेटा, यही होना ही चाहिए। तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। थोड़ा सा लिख लीजिए। हाँ बिल्कुल, देखो शिखर ने रजिया सुल्तान का नाम ले लिया। तो इल्तुतमिश नाम का शासक था, उसके बहुत बच्चे थे पर सारे पप्पू टाइप के लोग थे, एक बेटी को छोड़कर। रजिया बहुत अच्छी सुल्तान थी, पर उसका भी दोष ये था वो महिला थी। कुछ ही समय में षड्यंत्र का शिकार हो गई, मारी गई।
वरना बहुत योग्य शासिका थी वो पहली महिला सुल्तान थी। तो बिल्कुल बेटा आज भी बहुत भेदभाव है। लड़के स्कूल कॉलेज के लिए निकलते हैं तो फ्री माइंड, लड़कियों को बहुत कुछ ध्यान देना पड़ता है कि गांव में कहाँ जो है आवारा टाइप के लड़के खड़े हुए हैं, कहां पर क्या समस्या है, बहुत कुछ झेलते हुए भी लड़कियां आगे बढ़ जाती है। तो उनमें कैपेसिटी बहुत होती है। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले समय में भारत की सरकार को और भारतीयों को भी, हम ही आप तो समाज बनाते हैं, हम आप बदलेंगे तो समाज बदलेगा, देश बदलेगा। लोगों को आवश्यकता है महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा छूट देने की। बच्चों मैं आपको बताऊं, मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना किया करता था कि मेरे बेटी हो। हॉस्पिटल में जब बेटी हुई तो मिसेज हॉस्पिटल में थी और बगल में ही मैं पढ़ा रहा था, मतलब मैं क्लास ले रहा था, बगल में हॉस्पिटल था, तो पता था कि तुरंत पहुंच जाऊंगा, बाकी घर वाले थे वहां पर। तो मैं वहीं पढ़ा रहा था, फिर क्लास छोड़ करके पता चला कि तबीयत खराब है तो तुरंत पहुंचा, बीच बीच में जाके देख रेख करता था। तो बेटी हुई और मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मिसेज काफी देर तक बेहोश थी, ऑपरेशन से बची हुई थी, तो मैं बहुत परेशान था। तो मेरी आदत है कि देखो जब आपको लिखाता रहता हूं तो सोचता रहता हूं, तो चलता हूं, फिर ऐसे चलता रहता हूं, बोलता रहता हूं। तो मैं हॉस्पिटल में ऐसे तेजी से चल रहा था, बहुत परेशान था। ऐसे मिसेज को कभी देखा नहीं, वो बेहोश पड़ी हुई थी, बच्ची मेरे पास थी। तो लोगों ने मुझसे कहा इतना परेशान क्यों हो, मतलब बेटी हो गई इसलिए परेशान हो। मैंने कहा नहीं, बेटी हुई इसके लिए तो बहुत खुश हूं मैं, परेशान तो पत्नी को लेकर के। नॉर्मली बेटा पैदा होता है तो लोग मिठाई वगैरह खिलाते थे स्टाफ को और भी लोगों को, लेकिन मैंने लोगों को मिठाई खिलाई हुई। तो बहुत बात की बात बता रहा हूं, बहुत पहले मेरे बड़े भाई की बेटी हुई थी, कई वर्ष पहले की बात है, और मैंने बहुत धूमधाम से उत्सव करवाया था गांव में। इतिहास पढ़ा हूं मैं, जानता हूं इन चीजों को कि क्या महत्व है। यदि महिलाओं को थोड़ी सी छूट दी जाए कुछ बड़ा करने की, तो बहुत आगे निकलती है। सोच करके देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के 20 बच्चे हुए होते, वो भी सब मिल करके उतना गौरव नहीं हासिल कर पाते जितना अकेली इंदिरा गांधी जी ने हासिल किया। अब बताने की आवश्यकता नहीं है, जो टीना डॉबी हैं, टीना डॉबी उनकी एक बहन और है, दोनों आईएएस हुई। अब उनका भाई है कि नहीं मैं ये नहीं जानता, लेकिन देखो 2 बेटियां हैं और पहले ही चांस में आईएएस टॉपर, फर्स्ट रैंक। और वो तब जब गांव से भी बहुत सारी महिलाएं निकलती हैं। कई ऐसी लड़कियां हैं, आप लोग इंटरव्यू वगैरह देखते होंगे कि शादी हुई, पति योग्य नहीं था, बच्चा हुआ, झेल रही थी, उनको चिंता थी अपने भविष्य की, बच्चे की भविष्य की। किसी तरीके से बच्चा मायके में रखकर उन्होंने मेहनत की और सिलेक्ट हुई। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं शादी के बाद ससुराल में झेलना पड़ता है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके बीएड करके टीचिंग लाइन में जाती हैं और उन्होंने सिलेक्शन लिया। मैं ऐसे बहुत सारी लड़कियों को जानता हूं। तो जाहिर सी बात है, चलिए, हाँ टीना और रिया डाबी, बिल्कुल आप लोग तो सब जानते हैं। तो दीपक लिख रहे हैं सर मेरे क्लास में तो जब मैं हाई स्कूल में था तो उसमें से ज्यादातर देवसेना जैसी थी। मैं समझ गया, मतलब खतरनाक थी, है ना। वो देवसेना जो है बहुत बहादुर थी, किसी को भी जो है बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी। राहुल बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल लिख रहे हैं गुरुजी मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आपकी बेटी आने वाले भारत का भविष्य बने। थैंक यू बेटा, मेरा भी प्रयास यही है कि कुछ ऐसा मैं कर सकूं कि बच्ची बहुत आगे जाए, बाकी ऊपर वाले जाने। तो चलिए, लड़कों प्रदीप लिख रहे हैं हम लड़कों का क्या होगा। बेटा संघर्ष करो, संघर्ष करो, वरना सच में आने वाले समय में लड़कियां लड़कों को बहुत पीछे छोड़ देंगी। अगर ऐसी ही स्थिति रही जैसा अभी लड़के कर रहे हैं, लापरवाही, तो समस्या हो जाएगी। जैसे आज इंग्लिश मीडियम के बच्चे फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, खूब सोचते हैं। नो डाउट इंग्लिश मीडियम को थोड़ी सी वरीयता भी दी जा रही है आधुनिक समाज द्वारा, कमीशन द्वारा, लेकिन हिंदी मीडियम के लड़के कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है। अभी कल मैं बताऊं आपको, हिस्ट्री ऑप्शनल बैच में मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ था, पता नहीं वो बच्चा भी क्लास में है कि नहीं। उसने आंसर लिखा, व्यक्तिगत मेरे पास भेजा उस आंसर को, क्वेश्चन का आंसर भेजा, और उसने ये लिखा कि सर दिमाग में फैक्ट्स आ रहे हैं पर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। आपने बताया है सब कुछ, पर क्या लिखूं समझ नहीं आ रहा, कैसे समझ आएगा।
उसके लिए सोचना पड़ता है, थॉट डेवलप करना पड़ता है। हिंदी मीडियम के बच्चे कुछ फैक्ट समझ गए तो उनको लगता है कि ये बुक हम पढ़ रहे हैं, सब समझ में आ रहा है, टीचर ने सब समझा दिया, तो उत्साहित हो जाते हैं। अरे कभी बुक क्लोज करके सोचो, तब देखो कितना आ रहा है। और बुक क्लोज करने के बाद जो कुछ आपके दिमाग में है वही आपकी पूंजी है, वही लेकर के एग्जाम हॉल में जाओगे। सूरज लिख रहे तब लड़कों को आरक्षण की जरूरत पड़ जाएगी। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के लड़के मेहनत करके जो है वो लड़कियों की बराबरी हासिल कर लेंगे, बहुत पीछे नहीं रहेंगे। तो यहां पर प्रिंस लिख रहे हैं फिर लड़कियां लड़के को ब्याह के ले जाएंगी। बिल्कुल ऐसा होगा, भारत में भी अभी कई क्षेत्र हैं ऐसे जहां पर ऐसा होता है कि लड़कियां लड़कों को ब्याह करके ले जाती हैं। तो यहां पर लिखिए, अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए, मूर्ति कला के बाद नृत्य संगीत लिख करके डैश करके छोड़ दीजिए। बिल्कुल रोमा बेटा, थैंक यू। और बेस्ट ऑफ लक, लाइफ में कुछ बड़ा करो। हाँ बिल्कुल बेटा, यही होना चाहिए, लड़का लड़की दोनों आगे बढ़े। हाँ, गाड़ी अगले स्टेशन की ओर रवाना किया जाए। नित्य संगीत लिख करके डैश करके छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट लाइन में आप सभी लोगों का कमेंट रिप्लाई करने के चक्कर में मैं बहुत तेज बोलने लगता हूं कि कैसे कम समय में सारे कमेंट देख लूं और उसका उत्तर भी दे दूं। ज्यादा समय नहीं दे सकता, सिलेबस खिंच जाएगा, इसलिए बहुत तेज बोलने लगता हूं। फिर कई बार पढ़ाते समय भी बोलते बोलते फास्ट, एक बार जब फास्ट बोलने लगता हूं तो वैसी आदत पड़ जाती है क्लास में, तो बड़ी समस्या हो जाती है। हाँ विवेक जी, यही मैं भी कह रहा था कि अब कमेंट नहीं पढ़ना है। लिखिए, हेडिंग डालिए साहित्य। साहित्य में लिखिए, जैसा कि हम जानते हैं गुप्त काल में ब्राह्मण पंथ एवं संस्कृत भाषा साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने संस्कृत भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। दक्षिण भारत में वाकाटक वंश के शासकों ने भी संस्कृत को राजभाषा बनाया, और फिर लिखिए, गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में संस्कृत भाषा के
बहुत बड़े विद्वान। कवि कालिदास निवास करते थे कवि कालिदास ने 3 नाटक ग्रंथ और 4 काव्य ग्रंथ लिखे। 3 नाटक ग्रंथ और 4 काव्य ग्रंथ लिखे। लिखे 3 नाटक। फर्स्ट अभिज्ञान शाकुंतलम। फर्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम। डैश करके शकुंतला एवं दुष्यंत की कहानी। शकुंतला एवं दुष्यंत की कहानी। फिर लिखिए दूसरी पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम। डैश करके लिखना शुंग वंश के शासक अग्निमित्र से संबंधित है। अग्निमित्र से संबंधित है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए तीसरी पुस्तक विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम इसमें लिखिए पुरुरवा एवं उर्वशी की कहानी। पुरुरवा एवं उर्वशी की कहानी। फिर लिखना 4 काव्य ग्रंथ। फर्स्ट है मेघदूतम। डैश करके एक शापित यक्ष द्वारा बादल ब्रैकेट में मेघ, बादल ब्रैकेट में मेघ के सहयोग से अपनी पत्नी को संदेश भिजवाने की कथा। नेक्स्ट लाइन में लिखिए अलग से सेकंड पुस्तक है ऋतु संहार। ऋतु संहार डैश करके ऋतुओं की चर्चा। मतलब ये किसमें क्या है? ऋतुओं की चर्चा। फिर लिखिए रघुवंशम।
डैश करके लिखना श्री राम की चर्चा। फिर लिखिए कुमार संभवम। कुमार संभवम। इसमें लिखिए कुमार संभवम में कुमार कार्तिकेय के बारे में लिखा गया है। कुमार कार्तिकेय के बारे में लिखा गया है। फिर लिखिए नेक्स्ट लाइन में गुप्त काल में विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक लिखी। बच्चों एक बात ध्यान देना, जितना मैं आपको समझा रहा हूं उतना पर्याप्त है। इससे ज्यादा समझाना ना तो मेरे लिए सही है ना आपके लिए समझना। जितना मैं समझा करके लिखवाता हूं, यदि यही बार बार नोट्स देखोगे, इसका रिवीजन करोगे, यही सोचोगे, तो नोट्स पर, पाठ्यक्रम पर आपकी कमांड हो जाएगी। और फिर आपको क्या करना है, लिखने की प्रैक्टिस करना है। मैंने आपसे कह रखा है कि आप मेरी भाषा में उत्तर नहीं दोगे मुख्य परीक्षा में, जैसे मैं लिखवा रहा हूं। आप और अच्छी भाषा में लिखने का प्रयास करना, प्रश्न की जो मांग होगी उसके अनुरूप आपको उत्तर देना है। तो आप बेहतर उत्तर लिखने का प्रयास करिए, उसके लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अब लैंग्वेज जो होगी मुख्य परीक्षा में आंसर लिखने की, वो एनसीईआरटी की होती है। तो एनसीईआरटी बुक पढ़ते रहिए, थोड़ा देखिए उसमें सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, कैसे कैसे शब्द का यूज किया जाता है। तो सरल से सरल आपको उत्तर लिखने का प्रयास करना होगा, और ये सब एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए आपको आदत डालनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, वो करते रहिए। मैं जितना बता रहा हूं इससे भी ज्यादा आपको बता सकता हूं, लेकिन फिर कोई मतलब नहीं है। अब सोच करके देखो, मैं हिस्ट्री का जो पाठ्यक्रम है आपका, मुझे लगता है कि टोटल अगर मैं बताऊं, जो बच्चे पहली बैच से मुझसे पढ़ रहे हैं वो लगभग 102 103 लेक्चर अब तक पढ़ चुके होंगे। सोच करके देखो, अगर मैंने 120 125 लेक्चर पढ़ा दिया तो मतलब लगभग 250 घंटे हो गया। सिर्फ हिस्ट्री मैंने 250 घंटे ले लिए, और इतने घंटे सिर्फ कैरियर विल आईएएस आप लोगों को दिला सकता है, सिर्फ कोई पढ़वा सकता है। अन्य कहीं पर इतने घंटे में नहीं पढ़वाया जाता, वो भी इतनी कम फीस में। तो मैं आप ऑलरेडी आपको जो बता रहा हूं काफी ज्यादा है, फिर भी मैं कहता हूं एक बुक रखो, सरसरी निगाह से उसको देख लो, और बार बार फिर जो कुछ पढ़ाया गया है, जो आपने लिखा है, उस पर सोचो। जितना सोचोगे उतनी ही कमांड होती जाएगी पाठ्यक्रम पर, और वही आपका होगा। अभी मैंने क्या बोल दिया, क्या लिखवा दिया, यदि बार बार इसका रिवीजन नहीं करोगे तो किसी काम का नहीं है। हाँ बिल्कुल बेटा, 104 लेक्चर हो गया तो फिर ये किसी काम का नहीं होगा। इसलिए जितना पढ़ाया जाए उसे बार बार सोचो, नोट्स देखो, रिवीजन करते रहो, फिर लिखने की आदत डालो। देखो आपकी समझ धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो पूजा बेटा अभी नहीं चेक कर पाया, अभी ऑप्शनल के बच्चों को जो है मैं जोड़ रहा हूं ग्रुप में, और उसके बाद जो है फिर देखता हूं, सभी लोगों के आंसर देखूंगा और जो कमियां होंगी वो बताऊंगा। तो संभव है आज से चेक करना स्टार्ट कर दूं। हाँ ठीक है, जो नई बैच है उसमें तो अभी कम ही लेक्चर हुए हैं, पर आपको पढ़ना कुछ इतना ही पड़ेगा, इतने ही लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे। हाँ ये बढ़िया है, क्लास के बाद 1 घंटे कम से कम रिवीजन के लिए देना चाहिए। हिस्ट्री इतनी क्यों लंबी हुई है और इससे इतना क्यों पढ़ना पड़ता है? बेटा पाठ्यक्रम सबसे ज्यादा है हिस्ट्री का, यही एक ऐसा विषय है जिसमें कमीशन सबसे ज्यादा चैलेंज बच्चों के सामने खड़ा करता है,
और यही एक विषय है जिसको आप समझ गए तो अन्य विषयों को समझ जाते हो। ये एक ऐसा विषय है जो आपकी समझ सबसे ज्यादा जो है डेवलप कराता है, और टोटल मामला ही समझ का है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम क्लियर करने के लिए आपकी समझ बहुत विकसित होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑफिसर बनोगे और ऑफिसर को अन्य लोगों से बहुत समझदार होना पड़ता है, बहुत ज्ञानी होना पड़ता है। तो लिखिए यहां पर, लिखिए नेक्स्ट लाइन में, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की चर्चा की गई है। देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा शक शासक रुद्र सिंह तृतीय मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक लिखी। मुद्रा राक्षस में चाणक्य एवं चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा की गई है। जबकि देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा शक शासक रुद्र सिंह तृतीय शक शासक रुद्र सिंह तृतीय की हत्या किए जाने का उल्लेख हुआ है, कि हत्या किए जाने का उल्लेख हुआ है। फिर लिखिए, गुप्त काल में ही शूद्रक ने मृच्छ कटिकम लिखा, या मृच्छ कटिकम नामक पुस्तक लिखा। इस पुस्तक में ब्राह्मण चारुदत्त एवं गणिका बसंत सेना के प्रेम का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों इतना ही नहीं, कई क्षेत्रों में विकास हुआ है इस काल में। इसी काल में आर्यभट्ट हुआ करते थे, जिनके बारे में आपने सुना होगा कि पाई और शून्य की खोज की थी उन्होंने। खगोलज्ञ भी थे, अंतरिक्ष के बारे में, खगोलिकी उसके बारे में ज्ञान रखते थे। इसी काल में वाराह मिहिर थे, वो भी खगोलज्ञ थे। धन्वंतरी जो आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं, दवाओं से संबंधित, वो भी इसी काल में थे। तो एक से बढ़कर के एक विद्वान थे इस काल में। वीडियो रुक गई। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं?
अच्छा, आप चलने लगी। तो मैं ये कह रहा था कि कला के क्षेत्र में तो इस काल में विकास हुआ ही हुआ, अन्य क्षेत्रों में भी हुआ। इसी काल में आर्यभट्ट थे, जो पाई के आविष्कारक कहे जाते हैं, शून्य के आविष्कारक कहे जाते हैं, खगोलिकी के जानकार थे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। बच्चों, इसी काल में धन्वंतरी हुए, जो आयुर्वेद से संबंधित हैं, दवाओं से। इसी काल में वाराह मिहिर हुए। वाराह मिहिर जो है वो भी खगोल के जानकार थे, खगोलज्ञ थे। अब आप विचार करके देखें कि क्या गजब का डेवलपमेंट था लगभग हर क्षेत्र में। अच्छा, भारत के जो शासक थे प्राचीन काल के, जब वो डेवलप होते थे, भारत डेवलप होता था ना, तो कला का विकास होता था, विज्ञान का विकास होता था, ज्ञान का विकास होता था, सब होता था। लेकिन बच्चों, जिस दिन से भारत गुलाम हुआ है, अभी आगे जब मैं आपको बताऊंगा कि मुस्लिम शासकों ने भारत गुलाम बना लिया, भारत में कोई आविष्कार हुआ, कोई ऐसा आविष्कार हुआ जिसे हम दुनिया के सामने गर्व से दिखा सकें? जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था, भारतीयों ने कितना आविष्कार कर लिया? कुल मिला जुलाकर भारत के लोग बहुत विद्वान थे, बहुत क्रिएटिव थे, रचनात्मक थे। उनके पास पैसा होता था, साधन होता था, समय होता था, तो कुछ न कुछ नया सोचते थे, वो कुछ न कुछ नया करते थे, निरंतर प्रगति होती रही। लेकिन जिस दिन से भारत गुलाम होगा, भारत के धर्म में हस्तक्षेप होगा, भारत की संस्कृति में हस्तक्षेप होगा, भारत का विकास भी अवरुद्ध कर दिया जाएगा, क्योंकि भारतीयों को विकसित होने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम शासक होंगे तो हिंदुओं को टार्चर करेंगे। हिंदू, जैन, बौद्ध, ये लोग बहुत अच्छा कर रहे थे भारत में, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अंग्रेज आएंगे तो हिंदुओं को भी टार्चर करेंगे, मुस्लिमों को भी टार्चर करेंगे, तो भारतीयों को और समस्या हो जाएगी। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अभी तो करने लगे हैं। भारत के वैज्ञानिक भारत में काम पहले नहीं करते थे। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन में, इसी काल में अमर सिंह ने अमरकोश, नहीं बेटा बस इतना ही, इसके बाद लिखना था इसी काल में, लिखना है इसी काल में अमर सिंह ने अमरकोश नामक पुस्तक लिखी। इसी काल में अमर सिंह ने अमरकोश नामक पुस्तक लिखी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, गुप्त काल में साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ। साहित्य विकास ने इस काल में क्लासिकल मानदंड धारण कर लिया। क्लासिकल मानदंड धारण कर लिया। मैंने इस बार क्रम थोड़ा उल्टा कर दिया। मुझे पहले चित्रकला लिखवाना चाहिए था, पर मुझे लगा कि मैंने चित्रकला लिखवा दिया है, तो मैं साहित्य पर आ गया। तो अब हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल दीजिए चित्रकला। और इसमें लिखिए अजंता गुफा की चित्रकला।
इसमें लिखिए अजंता गुफा की चित्रकला। और लिखना शुरू करिए, अजंता गुफाओं की चित्रकला का संबंध। अजंता गुफा, मैंने कहा हेडिंग डालिए चित्रकला, और फिर लिखना था अजंता गुफाओं, अजंता गुफा की चित्रकला डैश करके अजंता की गुफाओं के चित्रों का संबंध सातवाहन वंश, गुप्त वंश, वाकाटक वंश, एवं चालुक्य वंश से है, एवं चालुक्य वंश से है। नेक्स्ट लाइन में अजंता की गुफाओं के चित्रों पर बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रभाव है, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रभाव है। फिर लिखिए गुफाओं में, नेक्स्ट पॉइंट, गुफाओं में बुद्ध एवं बोधिसत्व के चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना गुप्त काल के चित्रों में विरह वेदना को दर्शाया गया है। गुप्त काल के चित्रों में विरह वेदना को दर्शाया गया है। फिर नेक्स्ट लाइन में अजंता गुफा की 16वीं 17वीं एवं 19वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है। गुफा का संबंध गुप्त काल से है। हेडिंग डालिए 16वीं गुफा, 16वीं गुफा। और इसमें लिखिए सोलहवीं गुफा में लिखिए नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट पॉइंट, मरणासन्न राजकुमारी का चित्र। मरणासन्न राजकुमारी का चित्र चित्र में राजकुमारी को उसके शोकाकुल परिवार ने, चित्र में राजकुमारी को उसके शोकाकुल परिवार ने घेरा हुआ है। चित्र में राजकुमारी को उसके शोकाकुल परिवार ने घेरा हुआ है। नेक्स्ट लाइन में बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र।
बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र। अब लिखिए 17वीं गुफा। और इसमें लिखिए इस गुफा को चित्रशाला कहा गया है। इस गुफा को चित्रशाला कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड में इसी में लिखिए माता, मतलब नेक्स्ट लाइन में इसी टॉपिक के अंतर्गत माता एवं शिशु का चित्र। नेक्स्ट लाइन में यशोधरा बुद्ध की पत्नी का नाम था। यशोधरा द्वारा अपने पुत्र राहुल को बुद्ध को अर्पित किए जाने का चित्र। बुद्ध को अर्पित किए जाने का चित्र। अब जातक, नेक्स्ट लाइन में जातक कथाओं का चित्र। जातक कथाओं का चित्र। अब जातक कथा तो आप जानते ही हैं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां। जातक कथाओं का चित्र। एक हेडिंग डालिए बाघ की गुफा। ये मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर के पास। बाघ की गुफा। 1 मिनट बेटा रुकिए, बाघ की गुफा मत लिखिए, बाघ की गुफा मत लिखिए। दरअसल एक बात पर नोटिस कीजिए, एक बात नोटिस कीजिए, भले ही अजंता गुफा के जो चित्र हैं इनका विषय धार्मिक है, भगवान बुद्ध से संबंधित हैं, लेकिन जो इनका संदेश है वो लौकिक है। विरह वेदना, शोकाकुल परिवार, राजा राजकुमारी, यहां तक कि इस गुफा में ऐसे ऐसे चित्र मिले हैं जिसमें खेती करने वाले किसान का चित्र, शिकारी का चित्र। तो इनका विषय लौकिक है, मतलब विषय धार्मिक है पर संदेश लौकिक है। और जो बाघ की गुफा है उसका तो विषय ही लौकिक है। फर्क इतना है, गुप्त काल का ही है। बाघ की जो गुफाएं हैं उसमें चित्र बने हुए हैं, वो चित्र लौकिक हैं, उनका संबंध भी लौकिक है। फर्क जानते हैं क्या है? जो अजंता की गुफाओं के चित्र हैं उनका संबंध समाज के उच्च वर्ग से है, राजा राजकुमार ये सब। जो बाघ की गुफाएं हैं उसमें सामान्य लोगों को दिखाया गया है, वो समाज के सामान्य लोगों का चित्र है, सामान्य लोगों को दर्शाया गया है। जबकि अजंता की गुफाओं में समाज का उच्च वर्ग दर्शाया गया है। बस इतना ही है। शोकाकुल बेटा, शोक, शोक माने दुख होता है ना, शोक, तो शोकाकुल परिवार दुखी परिवार है क्योंकि उस परिवार की राजकुमारी की मृत्यु होने जा रही है। तो इसी में लिखना जरा सा, अजंता की गुफाओं के चित्रों का विषय धार्मिक है। बहुत से कलर यूज किए गए हैं बेटा, ऐसे ही नहीं, क्लासिकल एज कहा जाता है इसे। आज ही आप नेट पे सर्च करके देखना, लिखना अजंता की गुफाओं के चित्रों का विषय धार्मिक है, का विषय धार्मिक है, किंतु संदेश लौकिक है।
इन गुफाओं, लौकिक मतलब लौकिक जीवन, एक होता है लौकिक, एक होता है परलौकिक। जो इस लोक में है, जो हम और आप देख रहे हैं, ये लौकिक है। और परलौकिक मतलब स्वर्ग में जाएंगे तो ये सुख मिलेगा, नरक में जाएंगे तो ये दुख मिलेगा, भगवान विष्णु इस लोक में रहते होंगे, महादेव इस लोक में रहते, ये सब परलोक है, हमने आपने देखा नहीं है, परलौकिक है। तो धर्म का संबंध परलौकिक जगत से होता है। धर्म यह बताता है कैसे लौकिक जीवन में अच्छा आचरण करो तो फिर परलोक में जाकर के सुख प्राप्त करोगे। और लौकिक का मतलब है कि सामान्य जनजीवन, यहां परलोक से कोई मतलब नहीं होता। तो लिखना, कुणाल कुमार जी, हैंड रिटेन ही तो आप कर रहे हो, मैं जो लिखवा रहा हूं ये तो आप लोग लिख ही रहे हो, तो इसका नोट्स देने का क्या मतलब है? अलग से जो नोट्स होता है वो आपके लिए स्टडी मटेरियल का काम करता है, कुछ बातें आपको वहां से समझने को मिल जाती हैं। हाँ बिल्कुल, जिसकी कल्पना की जाए, जिस लोक की देखा ना जा सके, वो परलौकिक है। तो लिखना, अजंता की गुफाओं में राजा राजकुमारियों के चित्र, कृषक एवं शिकारियों के चित्र बने हैं। अब हेडिंग डालना, बाघ की गुफा, बाघ की गुफा। डैश करके, यह गुफा मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास है, यह गुफा मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास है। इस गुफा के चित्रों का संबंध गुप्तकाल से है। इस गुफा के चित्रों का संबंध गुप्तकाल से है। जहां अजंता की गुफाओं के चित्रों का संबंध समाज के उच्च वर्ग से है, वहीं बाघ की गुफा में बने हुए चित्र समाज के निम्न वर्ग से संबंधित हैं, समाज के निम्न वर्ग से संबंधित हैं। समाज के निम्न वर्ग से संबंधित हैं। बाघ की गुफा के चित्रों का विषय लौकिक है। बाघ की गुफा के चित्रों का संबंध लौकिक है। चित्रकला का विषय, ऐसा लिखिए, चित्रकला का विषय लौकिक है। अब एक प्रश्न लिखिए आप लोग, एक प्रश्न लिखिए। प्रश्न है, गुप्तकालीन कला प्राचीन भारत में प्राचीन भारत की कला में, ऐसा लिखिए, प्राचीन भारत की कला में
गुप्तकालीन कला प्राचीन भारत की कला में उत्कर्ष की अवस्था को दर्शाती है। उत्कर्ष की अवस्था को दर्शाती है। इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। गुप्तकालीन कला प्राचीन भारत की कला में उत्कर्ष की अवस्था को दर्शाती है। इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग लिखना, सभी लोग लिखिएगा और मैं इसका मॉडल आंसर जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा। इतने दिनों बाद स्वर्णिम काल आया प्रश्नों का, अब आ ही गया है तो फिर स्वर्णिम काल बना रहेगा, स्वर्णिम काल बना रहेगा। तो बेटा देखो, ये जो कुछ मैं बता रहा था ये साहित्य और चित्रकला वगैरह के बारे में बता रहा था। थोड़ा सा बौद्ध ये गुप्त काल के धर्म के बारे में भी समझ लो। तो यह काल ऐसा है जिसमें ब्राह्मण पंथ का विकास होता रहेगा। यह काल ऐसा है जिसमें यज्ञ यज्ञात तो नहीं, लेकिन भक्ति भावना का विकास होता रहेगा। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बौद्धोत्तर काल में ही आप लोगों को देखने को मिल गया था कि बहुत कुछ समाज में बदल रहा था। जो पहले समस्या थी यज्ञ यज्ञादि कर्मकांड वगैरह के कारण, अब उसके विकल्प के रूप में कि आप वो सब ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, भक्ति भावना का विकास होने लगा था। भक्ति भावना का मतलब यह है कि जैसे आप लोगों ने सबरी का नाम सुना होगा, रामायण में चर्चा है, एक महिला जो भगवान राम का इंतजार कर रही थी कि कभी न कभी वो मेरे आश्रम में आएंगे। अब वो जो सबरी हैं उनको किसी पंडित की आवश्यकता नहीं थी, बीच में किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं थी। वो दिल से भजन करती थी और उनको विश्वास था कि भगवान हमारी कुटिया में आएंगे। अब जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे, तो हमेशा भजन करते रहते थे, हमेशा राम राम करते रहते। ये भक्ति है, इसके लिए कर्मकांड की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरे ही नाम से है बेटा, हिस्ट्री बाय रवि मिश्रा सर। तो क्या है कि हाँ, वही बेर वाली सबरी। तो हनुमान जी भक्त हुआ करते थे। तो इस काल में भक्ति भावना का विकास हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि आर्य और अनार्य जो देवता थे, आर्य अनार्य जो तत्व थे, वो एक दूसरे में शामिल होते रहे। बच्चों, यही काल है जब यही मथुरा में वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा होती थी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मथुरा में वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा होती थी। ये गैर आर्य देवता थे। हिमाचल प्रदेश में वहां के बड़े क्षेत्र में नारायण की पूजा होती थी। नारायण ये गैर आर्य देवता थे। लेकिन अभी क्या किया, आर्यों ने, ब्राह्मणों ने इन देवताओं की समानता भगवान विष्णु से स्थापित कर दी। मतलब नारायण कौन? भगवान विष्णु। ये वासुदेव श्री कृष्ण कौन? भगवान विष्णु। ये भगवान विष्णु हैं, आप उन्हीं को नारायण कह दो, उन्हीं के अवतार को वासुदेव श्री कृष्ण कह दो। तो जाहिर सी बात है कि अब जब ये लोग भगवान विष्णु के रूप में पहचाने जाएंगे, भगवान विष्णु से संबंधित माने जाएंगे, तो ये आर्य देवता हो गए। ये आर्य देवता हो गए। आर्य देवता अलग थे, गैर आर्य देवता अलग थे। अभी गैर आर्य देवताओं को भी शामिल किया गया ब्राह्मण पंथ में। और मैंने कहा था कि धीरे धीरे ये जो कुछ हो रहा है, ये हिंदू धर्म का आधार निर्मित हो रहा है। और आने वाले समय में सबको मिला करके जो कुछ है धर्म से संबंधित, धर्म में वही हिंदू धर्म कहा जाएगा। पहले अलग थे, नारायण अलग थे, वासुदेव श्री कृष्ण अलग थे, भगवान विष्णु अलग थे। विष्णु की चर्चा वेद में हुई है, वेद आर्यों ने लिखा है। ये आर्य देवता हैं, पर वासुदेव श्री कृष्ण और नारायण आर्य देवता नहीं थे, ये गैर आर्य देवता थे। अब इनको
आर्य देवताओं के साथ जोड़ दिया गया। अब आज की बात देखो, भजन और भक्ति, आज भी वृंदावन में लोग राधे राधे करते रहते हैं, जय श्री कृष्णा बोलते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित भजन गाते रहते हैं। ये भक्ति भाव है बच्चों, ये पहले नहीं हुआ करता था। मतलब पहले जैसे रामायण महाभारत काल में तो था, जब से मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं, जैसे हड़प्पा काल, उसके बाद फिर वैदिक काल, उन सब काल में आपने देखा भक्ति नहीं थी। लोग प्रार्थना करते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया, यज्ञ यज्ञादि होने लग गए, लेकिन अब भक्ति भावना का विकास हो रहा था। एक और बात गुप्त काल में उभर करके सामने आई। आपने अभी अभी महिला का सम्मान देखा कि अगर उनका अपमान होने जा रहा था तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने महिला का अपमान करने वालों को मार डाला। महिला का सम्मान दिखा आपको थोड़ा सा। तो ये ऐसा काल है जब देवताओं के साथ साथ देवियों का भी महत्व बढ़ने लग जाएगा। इस काल में लोगों को समझ में आया कि पुरुषों की क्रियाशीलता के लिए महिला आवश्यक है। अब यहां मेरे क्रियाशीलता कहने का क्या मतलब है, सुबह व्यक्ति घर से निकले, दिन भर ऑफिस में काम करे, शाम को घर पहुंचने की जल्दी होती है क्योंकि उसका इमोशन पत्नी के साथ होता है कि घर पे चलूंगा तो पत्नी मिलेंगी, बच्चे मिलेंगे, बच्चों से पहले तो पत्नी, तो पत्नी के साथ जो है उसका इमोशन होगा। अभी देखो कोई व्यक्ति पढ़ रहा हो, पढ़ने में मन ना लग रहा हो, और सामने वाला ये कह दे कि अगर 2 साल में सिलेक्शन नहीं लोगे तो मेरे पिताजी मेरी शादी कहीं और कर देंगे, उसके बाद देखना वो लड़का तिगुनी स्पीड में मेहनत करेगा और 2 साल के अंदर सिलेक्ट होगा, क्रियाशील हो गया, बहुत एक्टिव हो गया। पुरुषों की क्रियाशीलता के लिए महिलाओं की आवश्यकता है, इस काल में समझ में आ गया। अब देवताओं के साथ साथ बहुत सी देवियों की भी पूजा होने लग गई। और आज की डेट में देखो, भगवान कृष्ण के साथ राधा जी, भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी, भगवान शिव के साथ पार्वती जी, भगवान ब्रह्मा के साथ सरस्वती जी। तो देवताओं के साथ देवियों को जोड़ा गया, मतलब देवियों का महत्व बढ़ा, देवियों की पूजा होने लग गई। ये इसी काल में हुआ, ये इसी काल में जाकर हो गया। बहुत सारी मूर्तियां बनेंगी, ये सब तो आप समझ ही गए होंगे, और धीरे धीरे इन सब का विकास होता ही जा रहा है। तो इन सब का विकास होता ही जा रहा है। अभी तो मैं आपको जब गुप्तोत्तर काल पढ़ाऊंगा, ये गुप्तोत्तर काल पढ़ाऊंगा, तो फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे और विकास होगा इन सब भावनाओं का, तो बहुत कुछ बदलेगा। वसु बेटा, आपने क्या कहना चाहा, मैं समझा नहीं। मौर्योत्तर काल में भी तो समन्वय किया गया। हाँ बिल्कुल बेटा, किया गया, वहां शुरू हुआ, यहां विकास हुआ, बस यही है, और ये विकास होता रहेगा, अभी आगे भी होगा। कुबेर सिंह जी धन्यवाद। तो चलिए, आपके पास 5 मिनट हैं, कुछ पूछना हो तो पूछें। नेक्स्ट क्लास में आते ही मैं थोड़ा सा लिखवाऊंगा गुप्तकालीन धर्म के बारे में, और इसके बाद गुप्तोत्तर काल की ओर बढ़ जाऊंगा। दक्षिण भारत में ही थे बेटा ये लोग, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और आसपास का क्षेत्र। नहीं बेटा, इंस्टाग्राम पर वीडियोज नहीं डालता मैं, खुशबू जी। हिस्ट्री बाय रवि मिश्रा सर, यही है टेलीग्राम ग्रुप। 19वीं गुफा के बारे में महत्वपूर्ण नहीं है जानना, बस ये समझ लो गुप्त काल से संबंधित है। आप लोगों को 2 दिन देता हूं मैं आंसर लिखने का, 2 दिन में उत्तर लिखिए,
तो कल तो नहीं, परसों मैं इसका आंसर आप लोगों को ग्रुप पर दे दूंगा। हाँ सही करें, काजल जी ने लिखा हुआ है कि और लड़की को बोला जाता है कि 1 साल में एग्जाम निकाल लो, नहीं तो विवाह कर दिया जाएगा, इसी को रूढ़वादिता कहा जाता है। ये समस्या तो है लड़कियों के साथ, एक ही नहीं बहुत सी समस्याएं हैं। उसके बाद भी लड़कियां किसी भी समस्या के सामने ना झुकते हुए बहुत आगे निकल जाती हैं। बेटा बहुत से देवताओं के नाम तो मैं ही लिखवा रहा हूं कि आर्य देवता हैं या अनार्य देवता हैं, उसी से आप पहचान कर लो। जो कुछ बेटा मैंने अभी लिखवाया है वही सब लिखना है। गुप्तकालीन जो कला मैंने लिखवाया है कि वही सब तो लिखना है कि कैसे इस काल में जो है कला का तेजी से विकास हुआ, इसने क्लासिकल मानदंड धारण कर लिया। यद्यपि जो है ये मंदिर निर्माण कला ने क्लासिकल मानदंड नहीं धारण किया। मंदिर निर्माण का आरंभ तो हुआ लेकिन सर्वाधिक विकास इसका आगे राजपूत काल में हो सका। यही सब बातें लिखना है। उसके बाद एक एक करके डिटेल से कि ये मूर्ति कला की ये स्थिति थी, मंदिर निर्माण कला की ये स्थिति थी, चित्रकला की ये स्थिति थी, यही सब तो लिखना है। बेटा लगभग हर क्षेत्र में विकास हुआ है नीतीश। एग्रीकल्चर की स्थिति ठीक है, व्यापार की स्थिति भी ठीक थी। नहीं, सभी लड़कियों को ये सब नहीं झेलना पड़ा। अभी बहुत से परिवार ऐसे हैं जो थोड़ा सा डेवलप माइंड के हैं और लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं, लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं कर रहे। लेकिन ऐसे कुछ ही परिवार हैं किरण बेटा, सभी परिवार नहीं हैं। जब प्राचीन इतिहास प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा राजनीतिक और आर्थिक की। गुप्त काल को मौर्योत्तर काल की कला से तुलना करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। मौर्योत्तर काल से कहीं अधिक विकास हुआ है इस काल में कला का, तभी तो कला ने क्लासिकल मानदंड धारण कर लिया। क्लासिकल मानदंड गुप्त काल ने ही धारण किया है, उसके बाद फिर इतना डेवलपमेंट आप नहीं देखोगे। हाँ बिल्कुल कृष्णा बेटा कर सकते हैं। हाँ सबनम बेटा ये भी है। इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता तूफानो जी, छुट्टी होगी कि नहीं सरस्वती पूजा के दिन। हाँ एक बुक तो ले ही लीजिए, नितिन सिंघानिया की बुक ले लीजिए। आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए आनंद जी, किसी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करनी है, स्टार्ट कर दीजिए। शासक अच्छे थे, विशाल साम्राज्य था, सुख शांति बनी हुई थी, समृद्धि थी बेटा दीपिका, इसीलिए। हाँ बेटा सबनम ये तो है। बेटा जितना मैंने पढ़ाया इस पर सोचा करिए, खूब सोचा करिए। मैंने जो समझाया जो लिखवाया, साइड में कोई एक बुक, उससे भी देखिए गुप्त काल में क्या क्या हुआ। जो टॉपिक पढ़िए उस पर कमांड करते चलिए। लेटेस्ट ले लीजिए सपनम बेटा, जो लेटेस्ट हो मार्केट में वही ले लीजिए। चलिए आज के लेक्चर में यहीं तक, मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। प्रदीप जी थैंक यू। तो आप सभी लोगों को ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।